Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform. तो चलिए शुरू करते हैं आज आपका डे 12। हम सिर्फ वोकैब लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मास्टर करेंगे, लेकिन इससे अलग एक चीज रह जाएगी, रिवीजन। रिवीजन हम नहीं कर रहे हैं, रिवीजन आपको करना है, रिवीजन आपका पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बड़े अच्छे अच्छे से वर्ड्स। पहला वर्ड है बोटल नेक। बोटल नेक का मतलब क्या होता है समझ लो भाई। बोटल नेक का मतलब क्या होता है जब हम देखते हैं बोटल नेक, जैसा हमें सुन के ही समझ आ रहा होगा कि एक बोतल है, उसकी नेक है, और बोतल को अगर हम उल्टा कर दे तो नेक पे आके पानी रुक जाता है, वो धीरे धीरे निकलना शुरू कर देता है। तो बोटल नेक का मतलब हो जाता है रुकावट। आप कहीं जाते हो बहुत तेज हाईवे से और आप देखते हो वहां जाके ट्रैफिक मर्ज हो रहा है, सड़क छोटा है, तो आपने कहा यही बोटल नेक है, हमेशा यही ट्रैफिक मिलता है। अब पार्ट ऑफ कंजेशन होगा और ऑब्स्ट्रक्शन होगा, दैट स्लोज डाउन द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, जो कि चीज की प्रोग्रेस को कम कर देता है। The bottleneck in the production line was causing delays in completing orders। मतलब सॉरी, जो bottleneck है ना इन द प्रोडक्शन लाइन was causing delays and completing orders, मतलब उसी की वजह से हमेशा डिलेज होते हैं ऑर्डर कंप्लीशन में। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब वही कॉज है डिलेज का इन कंप्लीटिंग ऑर्डर्स में, कि क्या, जो प्रोडक्शन लाइन है। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि सब कुछ हो जाता है, रॉ मटेरियल आ जाता है, सब हो जाता है, लेकिन प्रोडक्शन स्लो है, इसीलिए वहीं पे बोटल नेक होती है, वहीं से आके चीजें फंस जाती हैं। बोटल नेक के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो पहला दिया है जैसे कंजेशन दिया है। कंजेशन तो मतलब होता है ना चेस्ट में कंजेशन है, दबा हुआ है, फंसा हुआ है कुछ। ब्लॉकेज आसानी है, हार्ट में ब्लॉकेज सुना होगा ऐसे। जैम हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा होती है, इंपेडिमेंट भी बाधा ही होती है कि इंपेडिमेंट्स है। सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है फ्री फ्लो होगा, ओपननेस होगा, या आपने कहा क्लियरेंस होगा, स्मूथनेस होगा, फ्लूइडिटी होगा। मतलब फ्लूइडिटी समझते हो, जो चल रहा है बिल्कुल प्रॉपर फ्लूइडिटी होगा। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, तो मतलब उसमें फ्लो है, फ्लूइडिटी है, यानी कि बहने की शक्ति है, क्षमता है, आप ऐसे कह सकते हो। नेक्स्ट है बाउंटीफुल। बहुत अच्छा वर्ड है बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब होता है जनरसली सफिशिएंट, अबंडेंट और एम्पल होगा, मतलब बहुत ज्यादा। द बाउंटीफुल हार्वेस्ट प्रोवाइडेड इनफ गुड फॉर द एंटायर विलेज। बाउंटीफुल हार्वेस्ट मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में फसल हुई है। इट प्रोवाइडेड इनफ फूड फॉर द एंटायर विलेज। पूरे गांव को, भरपूर विलेज को फूड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बाउंटीफुल पैदा हुआ है, हार्वेस्ट बहुत अच्छी है। तो अब आप इसको तो यूज कर सकते हो ना कि खेत में जब कटते हैं कि अब जो फसल है वो बहुत अच्छी है, तो बाउंटीफुल होगा। बाउंटीफुल का मतलब होता है अबंडेंट। अबंडेंट होता है बहुत प्रचुर मात्रा में। फिर आप कहते हो जेनरस है, बहुत बड़े दिल वाला है। प्लेंटीफुल होता है जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा। कोपियस बहुत ज्यादा होता है, रिच माने अमीर के लिए यूज किया जाता है। स्कार्स माने कमी होती है, स्कार्सिटी ऑफ मनी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की बहुत कमी है। मीगर माने तुच्छ होता है, स्पार्स माने कम होता है। लिमिटेड है मतलब कम है, बस लिमिटेड चीजें अवेलेबल है। और स्कैंट माने भी कमी होगा। ऐसे एक मुहावरा भी होता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो, फ्यू एंड फार बिटवीन। नोट करेंगे, फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीजें बहुत कम है, फ्यू माने कुछ और फार बिटवीन यानी कि चीजों के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, उसको फ्यू एंड फार बिटवीन कहते हैं। नेक्स्ट है बाउंटी। बाउंटी मतलब होता है इनाम। जब वो कहते हो ना किसी को इनाम मिला है, उसको बाउंटी कहा जाता है। जैसे आपने कहा मनी पेड एज अ रिवॉर्ड, ग्रेट काइंडनेस और विलिंगनेस टू गिव। मतलब किसी को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, मनी पेड होती है एज अ रिवॉर्ड, ग्रेटनेस, काइंडनेस और विलिंगनेस टू गिव, उसको हम बाउंटी कहते हैं, इनाम कहते हैं। द जनरस किंग पेड बाउंटीज फॉर लूटर्स टू गिव अप देयर वेपन्स। जो अच्छा किंग था ना, उसने बहुत इनाम दिया किसको, लूटर्स को। ये जो लूट है ना, वैसे ये लूट वैसे तो आपने देखा होगा हिंदी का वर्ड है ना, लेकिन ये अब इंग्लिश में भी है, और इसको आप कह सकते हो कि LOOT लूट होगा। इससे आप सेकंड फॉर्म बना सकते हो वर्ब की, LOOTED लूटेड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, LOOTED लूटेड होगी। ठीक है, और इसी से आपका नाउन बनता है LOOTERS लूटर्स। लूटर्स कौन होते हैं, लूटने वाले। टू गिव अप देयर वेपन्स, कि लूटर्स ने अपने हथियार त्याग दिए, तो राजा ने उसको बहुत सारी बाउंटी दी, उनको बहुत इनाम दिया कि चलो बड़ी अच्छी बात है, तुम सुधरे हो तो हम तुम्हें इनाम देते हैं, वो होती है बाउंटी। तो आप ये सोचो कभी आपको बाउंटी मिली है, तो याद करके देखो कि कभी किसी अच्छे काम के लिए आपको रिवॉर्ड मिला हो, पैसा मिला हो, तो आपने कहा ये बाउंटी है मेरे लिए। तो बाउंटी के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, वैसे तो एक रिवॉर्ड हो सकता है, दूसरा प्राइज हो सकता है, तीसरा प्रीमियम होगा। इंसेंटिव्स आपको मिल जाते हैं कि भाई चलो सबको कुछ नहीं मिल रहा है,
तुम्हें कुछ इंसेंटिव्स दे देते हैं जिससे तुम आसानी से काम कर लो, ये तुम्हें बोनस दिया जा रहा है, ये सब बाउंटी होती है। भाई पेनल्टी लगी है, पेनल्टी क्या होती है, जब आप पे करते हो नॉट डूइंग समथिंग, ठीक है, पेनल्टी क्या होती है, पे मनी फॉर नॉट फुलफिलिंग द डॉक्यूमेंट्स। आपने डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं किए तो आपको पनिशमेंट पेनल्टी देनी पड़ेगी। पनिशमेंट हो गया, फाइन होगा, सेम रेट्रीब्यूशन होता है, फॉरफिट होता है, मतलब आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा उस चीज के लिए, रेट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ आपको फॉरफिट करना पड़ेगा। रेट्रीब्यूशन के लिए भी आप सीधे सीधे भी चाहो तो आप पेनल्टी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट पेनल्टी आप लिख सकते हैं इसके लिए भी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा वर्ड है, मैं चाहूंगा आप उसको एक बार बोल के देखो, बस कुछ सेकंड में इसलिए दे रहा हूं, एक बार आप बोलें जरूर, और इतनी जोर से बोलें कि जो आवाज है वो मुंह से बाहर निकले, ऐसा ना मन मन में बोल दें कि सब बोल के देख लिया है, ऐसा नहीं है। तो आपने बोल के देख लिया होगा इस वर्ड को, ठीक है। अब इस वर्ड में प्रॉब्लम क्या आती है, कोई तो इसको बर्ग्योइज कहता है, कुछ बर्गोइज कहते हैं, ठीक है, तो इसकी जो साउंड है वो बहुत अलग है भाई, इसके साउंड में ही सारा का सारा गेम है। इसकी साउंड होती है बॉजुआ, ऐसे लिख लो बॉजुआ, बॉजुआ इसकी साउंड होती है बॉजुआ, ठीक है, ना बर्गोइस है ना बर्गोइस है, कुछ नहीं है, बॉजुआ साउंड है। बॉजुआ क्या होता है, अब ये समझो, बॉजुआ होता है रिलेटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, टिपिकली विद रेफरेंस टू इट्स परसीव्ड मटेरियलिस्टिक वैल्यूज और कन्वेंशनल एटीट्यूड्स। मतलब मिडिल क्लास वो वाला ना सोचें जिसको आप ये सोच रहे होगे कि गरीब होते हैं, ठीक है, अमीर नहीं होते, वो मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहे हैं हम, मिडिल क्लास की बात करें उस वाले की जो वैल्यूज की बात करता है, ट्रेडिशंस की बात करता है, कल्चर्स की बात करता है, ठीक है, उस वाले की, कि मतलब मिडिल क्लास वाले बहुत मेटलिस्टिक वैल्यूज की बात करते हैं, कन्वेंशनल जो एटीट्यूड होता है वो उनका होता है, धर्म को मानते हैं, दैट वन। तो आपने कहा देयर बजुआ लाइफ स्टाइल एम्फेसिस्ड मटीरियल पोजेशंस एंड सोशल स्टेटस। उनके जो बजुआ लाइफ स्टाइल है ना, बजुआ मतलब मिडिल क्लास वाली, वो एम्फेसाइज करती है किसके ऊपर, मटीरियल पोजेशंस के ऊपर, कि पैसा इकट्ठा करो, घर बनाओ, ये सब चीजें, एंड सोशल स्टेटस बढ़ाओ। क्योंकि मिडिल क्लास में आदमी के पास एक ही होड़ होती है कि अच्छा घर होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो, आगे बढ़ते हैं, तो वही बॉजुआ आप कह सकते हो, वो माइंडसेट होगा बॉजुआ। इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, आपने पहला कहा मिडिल क्लास होगा, दूसरा आपने कहा कन्वेंशनल होगा, तीसरा आप कह सकते हो मेटेरियलिस्टिक होगा, चौथा आप कहेंगे कंजर्वेटिव होगा, कंजर्वेटिव होगा, और पांचवा आप कहेंगे ट्रेडिशनल होगा। कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, कंजर्वेटिव्स होते हैं जैसे कहते हैं ना बड़ा कंजर्वेटिव दिमाग का है, यानी कि बड़ी छोटी सोच वाला है, जो कल्चर के बारे में ज्यादा सोचते हैं, रिलीजियस होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कह देते हैं यार ये तो बड़ा कंजर्वेटिव है, यानी कि एडवांसमेंट नहीं चाहते इन सोसाइटी। रेडिकल हो सकते हैं जो ओपन है, बोहेमियन हो सकते हैं, ठीक है, बोहेमियन मतलब होते हैं जो चीजों को थोड़ा सा कम मानते हैं, ठीक है, नॉन कन्फर्मिस्ट हो सकते हैं, रिवोल्यूशनरी तो आपने समझ लिया क्रांतिकारी होगा, ऑल्टरनेटिव होगा जो दूसरी चीजें मान लेते हैं, मतलब होता है ना कि ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, तो ओपन माइंडेड आप इनको कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज, ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज, मीनिंग बोल्ड एंड विदाउट शेम, और शेमलेस और इम्प्यूडेंट होगा। ऐसा इंसान जो बोल्ड है, विदाउट शेम जिसे शर्म नहीं आती है, शेमलेस और इम्प्यूडेंट है, ठीक है, इम्प्यूडेंट का मतलब भी वही होता है बेटा जो बिल्कुल भी शाई नहीं है, थोड़ा सा रिडिकुलस है, र्यूड बात करता है, आप इसको र्यूड कह सकते हो कि र्यूड बिहेवियर को शो करता है, इम्प्यूडेंट होगा। करण मेड अ ब्रेजन अटेम्प्ट टू चीट ऑन द एग्जाम, उसने एक बड़ा निर्लज सा अटेम्प्ट किया टू चीट ऑन द एग्जाम, एग्जाम में चीट करने के लिए, यानी कि हो सकता है कि कुछ ऐसा जो बहुत बुरा सा हो, निर्लज हो, ऐसा कुछ सेमलेस या बोल्ड अटेम्प्ट लिया एग्जाम में, क्या करने के लिए, चीटिंग करने के लिए। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपने कहा बोल्ड होगा, ठीक है, फिर आपने कहा शेमलेस होगा, ये आता है इम्प्यूडेंट। अच्छा मैं इसको ऐसे बताना चाह रहा था कि एक वर्ड होता है PRUDENT, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है,
प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, ऐसा इंसान जो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है उसको प्रूडेंट कहते हैं। और इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूडेंट का मतलब होता है र्यूड। तो इन दोनों को याद कर लो कि अगर आप प्रूडेंट है तो आप वाइज है, लेकिन अगर इम्प्रूडेंट है तो वाइज नहीं हो, फिर आप र्यूड इंसान हो, आपको बात करने का सलीका ही नहीं आता है। ऑडिशियस मतलब कौन होता है बेटा? ऑडिशियस मतलब होगा जैसे होता है ना कि मतलब थोड़ा ओपनली कुछ कह देना, ठीक है। डेफिएंट होता है जो सामना कर जाता है, डेफिएंट होता है रिफ्यूज करता है, मतलब किसी चीज के लिए भी जो रिफ्यूज कर देता है, ठीक है, उसको डेफिनेट कहते हैं। टिमिड माने कायर हो जाएगा, ये तो शाई इंसान है, शर्मिंदगी महसूस करता है। मोडेस्ट होगा, रिजर्व्ड होगा। और रेटिसेंट होता है जो बहुत कम वर्ड्स का यूज करता है, यानी कि बहुत कम बोलता है। रिजर्व्ड नेचर वाले इंसान को आप रेटिसेंट कह सकते हो, रेटिसेंट कह सकते हो। तो उसे आप क्या कह सकते हो? रेटिसेंट कह सकते हो, जो बड़े रिजर्व्ड नेचर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है ब्रिंक। अब ब्रिंक का मतलब होता है कगार। कगार कैसे होते देखो, अ पॉइंट एट विच समथिंग या टिपिकली समथिंग अनवेलकम इज अबाउट टू हैपन द वर्ज, मतलब कोई चीज बस होने वाली है, कोई चीज ऐसे कहते हैं ना किनारे पर है, कहते हैं वो मरने के किनारे पर है या मरने की कगार पे है, वो कंपनी खत्म होने की कगार पर है, ठीक है, वो जीतने की कगार पर है। वो कगार सुना आपने? जीतने की कगार पर है, हारने की कगार पर है, खत्म होने की कगार पर है, ठीक है। वो कगार जो वर्ड होता है वही ब्रिंक होता है। द निगोशिएशंस वर ऑन द ब्रिंक ऑफ कॉलेप्स, मतलब निगोशिएशंस क्या है? ऑन द ब्रिंक ऑफ कॉलेप्स, यानी कि खत्म होने की कगार पर है। बस ये बस खत्म ही होने वाली है निगोशिएशंस, यानी कि इसके बाद निगोशिएशंस नहीं होंगी, ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब फिर क्या होता है? वर्ज होता है, एट द वर्ज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि वो गरीबी की कगार पर है। वर्ज ऑफ पॉवर्टी आप लिख सकते हो, इससे आपको याद रहेगा कि वो बिल्कुल गरीबी की कगार पर है। एज माने किनारा होता है, जैसे मान लो ये टेबल है ऐसे, इसका जो किनारा होगा इसको आप एज कहते हैं। थ्रैश होल्ड है, कहते हैं ना वो बस उस कगार पे पहुंच गया कि इससे आगे नहीं बढ़ेगा, थ्रैश होल्ड पे पहुंच गया, ठीक है। ये जो कस्प होता है, ये तो आप ऐसे समझ लो, कस्प को मतलब टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनके बिटवीन में, बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अच्छा, ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे आपने कहा ही इज एट द कस्प ऑफ एडोलेसेंट, एडोलेसेंट के कस्प पे है, मतलब एडोलेसेंट खत्म हो जाएगा, यंग हो जाएगा, वो कस्प हो सकता है। प्रेस्पाइस मतलब क्या होता है? ये समझो किसी जैसे कोई हिल होती है ना, उसका जो स्लोप होता है ना बिल्कुल स्लोप वाला किनारा, स्लोप, उसको प्रेस्पाइस कहा जाता है। स्टेबिलिटी होगा जो रुका हुआ है, सिक्योरिटी होगा कि भाई ये खराब नहीं होगा, सेफ्टी है, सर्टिनिटी है, एश्योरेंस है। अच्छा, जो वर्ड किनारा होता है इसके लिए कुछ और मैं बातें आपको बता देता हूँ। जैसे एक वर्ड होता है बैंक, ये बैंक क्या होता है? बैंक होता है नदी का किनारा। किनारे की बात चल रही थी ना, वही बता रहा हूं, बैंक होता है नदी का किनारा, ठीक है। बीच होता है सी का किनारा, ठीक है, बीच पड़ा होगा। बैंक हो गया, बीच होता है सी का किनारा, ठीक है। ये जो ब्रिम होता है, ब्रिम आपने कभी देखा हो तो ब्रिम होता है किसका? जैसे आपने कहा ग्लास, ग्लास होता है ना उसका किनारा, या आपका जो बोल होता है उसका किनारा, उसको ब्रिम कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिंक हो सकता है, वर्ज हो सकता है, सब किनारे के लिए यूज किए जाते हैं। अब सोड का तो एज ही होता है कि सोड का या किसी चीज का पॉइंटिंग चीज का किनारा, वो एज कहलाता है। नेक्स्ट बड़ा अच्छा सा वर्ड है बेटा, वर्ड है ब्रिकेट। अब ये ब्रिकेट्स क्या होती हैं? ब्रिकेट समझो, इसमें अगर आप देखें तो एक साउंड आ रही होगी आपको, वो होती है BRIC, ब्रिक की साउंड आ रही है। किसकी साउंड आ रही है भाई? आपको साउंड आ रही है ब्रिक की। अब ब्रिकेट ऐसे बना लो, क्या क्या होता है, कभी आपने घर पे जब कभी भी कोई फंक्शन होता है, तो अब तो शायद गैस वाली सारी भट्टियां चलती हैं, पहले इसकी चलती थी, अभी भी लाते हैं थोड़ा बहुत, वो कोयला लेके आते हैं ना, कोयला, उसके पीसेस लेके आते हैं, याद आता होगा, ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के पीसेस आते हैं कोयले के यूज करने के लिए, ठीक है। वो थोड़े ठोस होते हैं, याद आ गया। वो ठोस ईंधन ब्लॉक को आप क्या कहते हो? ब्रिकेट्स कहते हो, ब्रिकेट्स। मतलब स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ कंप्रेस्ड कोल डस्ट, इसको दबा के बनाया जाता है। अब आपको याद आ गया होगा, दबा के बनाया जाता है। चारकोल को और अदर कंबस्टिबल मटेरियल को यूज फॉर फ्यूल, उसके लिए फ्यूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मानो चारकोल के आपने छोटे छोटे पीसेस बना रखे हैं, वो भी आपके ब्रिकेट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो भी आपके बेटा ब्रिकेट्स हो सकते हैं। द ग्रिल वॉज फायर्ड अप विद चारकोल
ब्रिकेट्स फॉर द बारबेक्यू। जो ग्रिल था ना वो फायर्ड अप हुई, उसमें आग जला दी गई विद किससे, चारकोल के ब्रिकेट से। चारकोल के ब्रिकेट से, चारकोल के ब्रिकेट मतलब जैसे आपने कहा ये कोल के ब्रिकेट है, चार कोल के ब्रिकेट से फॉर द बारबेक्यू। तो बारबेक्यू के लिए जो ग्रिल तैयार करेगी उसमें जो जलाया गया वो क्या जलाया गया, चार कोल के ब्रिकेट जलाएगी। अब ब्रिकेट को आप कह सकते हो ये तो कोल ब्लॉक्स होते हैं, आसान है। चारकोल ब्लॉक्स होते हैं, इजी है। फ्यूल ब्लॉक्स हो सकते हैं या कंप्रेस्ड फ्यूल हो सकता है, ठीक है। अपोजिट क्या होगा, लूज कोल है। अब कोल तो है लेकिन लूज है, ऐसे ही पड़ा हुआ, मतलब टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े पड़े। लूज चारकोल आप कह सकते हो, अनकंप्रेस्ड फ्यूल होगा, या रॉ मटेरियल आप कह सकते हो, क्योंकि जो ब्रिकेट है ये बनाई गई है, ठीक है, लेकिन ये कैसी होती है बेटा, ये तो रॉ मटेरियल होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है बफ। आपको बफ्स ना, बफ सुनते ऐसा है, याद आया होगा BLUFF, BLUFF, ये याद आएगा ब्लफ, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ BLUFF। आपको ब्लफ याद आया होगा, ब्लफ मास्टर याद आ गया। ब्लफ मास्टर होता है जो दूसरों को धोखा देता रहता है, उसको ब्लफ मास्टर कहते हैं। ब्लफ मतलब वही होता है। और बफ मतलब क्या होता है, बफ मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी कि अ पर्सन हु इज एंथुसियास्टिक एंड नॉलेजेबल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफन टू एन एक्सेसिव डिग्री। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि कोई आदमी आपकी क्लास में मैथ्स का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, आपने कहा तो मैथ्स बफ है, समझ गए, उसको स्पोर्ट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, विशेषज्ञ है उसका, आप कह सकते हो स्पोर्ट्स बफ है, ठीक है। तो बफ आप कह सकते हो ऐसे इंसान को जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। तो आपने कहा ही इज अ हिस्ट्री बफ हु कैन टॉक फॉर आवर्स अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशंस। ये हिस्ट्री बफ है, ये बात कर सकता है घंटों अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशंस। तो आप कह सकते हो ना कि किसी को कि तो विकिपीडिया है, ऐसा आप उसको बफ कह सकते हो, मतलब ही हैज गुड नॉलेज, बहुत ज्ञान है, ठीक है, और घंटों बातें कर सकता है कि इस चीज को लेके, तो आप उसको बफ कह सकते हैं। अब इसको आप कह सकते हैं कि तो एंथुजियास्ट है। एंथुजियास्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा चीजें जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फिर आपने कहा ये तो एक्सपर्ट इंसान है। एफिशियोनार्डो, बेटा एफिशियोनार्डो भी वही होता है जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होती है किसी चीज को लेके, उसको हम कहते हैं एफिशियोनार्डो, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि ये हो सकता है वेरी इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट, आप उसको एफिशियोनार्डो कह सकते हो। कॉनिशियर जो अक्सर यूज किया जाता है, इट इज फॉर द फूड के लिए यूज किया जाता है। ये स्पेलिंग एरर्स में भी अक्सर पूछा जाने वाला वर्ड है। तो कॉनिशियर्स होते हैं हु हैज गुड नॉलेज ऑफ फूड, जिसे फूड की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। उससे अलग डिवोटी होता है, मान लेते हैं पूरी तरीके से लाइक रिलीजियस टाइप। नॉविस माने होता है, या तो आप कह सकते हो नया होगा, या फिर आप कह सकते हो इनएक्सपीरियंस्ड होगा। एमेचर सेम होता है, ये तो नया नया है, इसको बहुत नॉलेज नहीं है। इग्नोरेमस होता है जो इग्नोर करता है। अच्छा, लेमैन जो होता है ये अच्छा वर्ड है। लेमैन आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे आप किसी टेक्निकल पर्सन से आज बात कर रहे हो, तो आपने कहा आई एम नॉट अवेयर अबाउट द टेक्निकलिटीज, प्लीज टेल मी दिस इन लेमैन लैंग्वेज, ठीक है, मुझे तो तुम लेमैन लैंग्वेज में बता दो। लेमैन लैंग्वेज का मतलब है कोई ऐसी भाषा जो बहुत साधारण सी है, मतलब कहते हैं ना कभी कोई टेक्निकल इंसान कहता है कि तुम ऐसे मत समझो, तुम ऐसे समझो, ठीक है, ये गेटवे कुछ ऐसे काम करता है, तो उसको लेमैन कह सकते हैं। डैबलर मतलब होता है बेटा, मतलब जो इंटरेस्टेड ना हो किसी भी चीज में, जो चीजों में इंटरेस्ट ना लेता हो, उसको आप डैबलर कह सकते हैं। नेक्स्ट है बुल वॉक। बुल वॉक, अब एक बात बताओ, इसमें बुल की साउंड तो आ ही रही है ना, बुल वॉक में BULL बुल। बुल क्या किस चीज का प्रतीक है, ताकत का, भाई किसका प्रतीक है, पावर का प्रतीक है, ताकत का। तो बस ताकतवर चीजें बुल वॉक मतलब रक्षा करने वाली। टू डिफेंड और फोर्टिफाई विद अ बुल वॉक, मतलब ये क्या होता है कि आप जो मानो आपने कोई घर बनाया, उसको चाहो तो बड़ी बड़ी दीवार कर दी आपने जिससे कोई अटैक ना कर पाए, उसको बुलवॉक कहते हैं। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ बुलवॉक अगेंस्ट टायरनी। टायरनी के अगेंस्ट ये क्या बुलवॉक है, यानी कि सुरक्षा कवच है क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट इज कॉल्ड बुलवॉक होगा। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, डिफेंड करना, खुद को बचाना होगा। फोर्टिफाई, खुद को ताकत दे देना। अच्छा, फोर्टिफाई में ना फोर्ट आता है, फोर्ट माने किला, किला इज द सिंबल ऑफ पावर, तो उससे याद आ जाता है। प्रोटेक्ट बचाना होगा, गार्ड करना, सिक्योर कर लेना, कहते हैं ना कि भाई हम कहते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड गेटवे है, यानी कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। एक्सपोज कर देना, कहते हैं ना एक्सपोज टू द वल्नरेबिलिटी, आसानी से चोट लग सकती है, एक्सपोज्ड है ये तो। वीकन है, स्किन को ज्यादा सन के सामने एक्सपोज मत करो, चोट पहुंच जाते हैं। तो एक्सपोज मतलब होता है किसी चीज के लिए, चोट के लिए, हार्म के लिए ओपन कर देना।
वीकन माने कमजोर होता है, फिजिकल अक्सर यूज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देना, मान लेना, इन डेंजर कर देना, किसी चीज को खतरे में रखना, है ना, इसको ऐसे कर लो, पुट इन डेंजर, कोई चीज खतरे में है, खत्म होती चली जाएगी। अंडरमाइन कर देना, दबा देना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है बम्बलिंग। बम्बलिंग का मतलब होता है अकुशल, बम्बलिंग का मतलब होता है अकुशल, शोइंग अ लैक ऑफ स्किल और क्लमजीनेस इन हैंडलिंग सिचुएशन। आपके पास स्किल्स की कमी है। क्लमजीनेस का मतलब होता है कि आप उलझे हुए हो इन हैंडलिंग द सिचुएशंस, आप सिचुएशंस को अच्छे से डील नहीं कर पाते हो। रोहन्स बम्बलिंग अटेम्प्ट टू फिक्स द ब्रोकन वास मेड द सिचुएशन वर्स। रोहन का जो बम्बलिंग अटेम्प्ट है, बम्बलिंग अटेम्प्ट समझते हो, अकुशल बेकार का जो अटेम्प्ट है टू फिक्स द ब्रोकन वास वाज मेड द सिचुएशन वर्स, उसने और चीजें खराब कर दी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर आपने कभी देखा हो एक मूवी में एक आदमी, एक उसकी नोज पे ना, स्टैचू की नोज पे मक्खी बैठी रहती है, वैसे उड़ाता है तो वो मतलब नोज हिल जाती है उसकी, फिर वो उस नोज को फिक्स करने के चक्कर में पूरा इमेज खराब कर देता है, याद है, पूरा स्टैचू खराब कर देता है। वो उसका बम्बलिंग अटेम्प्ट था, अब तो याद रहेगा, वो उसका बम्बलिंग अटेम्प्ट था। बम्बलिंग का मतलब होता है इनएप्ट, इनएप्ट का मतलब होता है नॉट स्किल्ड, स्किलफुल ना होना। क्लमजी आसान है, ऑकवर्ड सिचुएशन कैसी होती है, बहुत बुरी। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट क्या होता है बेटे, जो कुशल है, स्किल्ड है। इनकॉम्पिटेंट यार तुम कुशल नहीं हो। अनगेनली मतलब तुम्हारे अंदर लैक ऑफ कुशलता, स्किल्ड है, ठीक है। स्किल्ड हो गया, कॉम्पिटेंट हो गया, प्रोफिशिएंट वही होता है जो अपने काम में बहुत तेज होता है। डेक्स्टर्स मतलब भी स्किलफुल होता है। ये जो डेक्स्टर होता है ना, ये अक्सर हैंड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो वहीं से हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, डेक्स्टरिटी है, ठीक है, डेक्स्टरिटी है। और एड्रॉइट माने भी कुशल होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे हमारे 10 वर्ड्स जिसमें हमने बात की कि 10 वर्ड्स को लेके। अब हम बात करने वाले हैं वर्ड एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। ऐसे बहुत अच्छे से इडियम्स एंड फ्रेजेस हम पढ़ने वाले आज। पहला वर्ड है बुल इन अ चाइना शॉप, बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है। चाइना शॉप में हल्के हल्के आर्टिकल्स होते हैं, उसमें बुल और आ गया, क्या होगा, समवन हु इज क्लमजी और बिहेव्स रेकलेसली इन अ डेलिकेट सिचुएशन। अब चाइनीज आर्टिकल डेलिकेट ही होते हैं, ठीक है, आसानी से टूट जाते हैं, उसमें बुल आ गया तो कैसे बिहेव करेगा, क्लम्सली, यानी कि क्लम्जी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से, रेकलेसली बिहेवियर करेगा। हिज डायरेक्ट अप्रोच इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, he often offends people without meaning to। मतलब his direct approach, उसकी जो डायरेक्ट ऑपरेशन है वो कैसी है, वो बिल्कुल क्लमजी है, रेकलेसली है इस डेलिकेट सिचुएशन में। मतलब सब लोग प्यार से बातें कर रहे, तुम डायरेक्टली किसी को एड्रेस कर देते हो तो क्लमजी बिहेवियर होगा। ही ऑफन ऑफेंड्स पीपल विदाउट मीनिंग टू, और वो लोगों को ऑफेंड कर देता है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्ट अप्रोच है वो ऑफेंड कर देता है। भाई हर किसी से, मैनेजर से, डायरेक्टर से, हर किसी से मिलने का एक मैनर होता है। आप वहां वैसे बातें करते हो, वैसे थोड़ी कहीं भी उसको अप्रोच कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये इट्स लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप होगा। नेक्स्ट है बेकर्स डजन, समझना, डजन का नंबर होता है 12, लेकिन बेकर्स डजन का मतलब 13, यानी कि क्यों होता है। अब ये तो नहीं है, मैं तो छोटा सा रीजन बता रहा हूँ, शायद याद रह जाए। आपने अक्सर बेकरी में देखा होगा, अगर आप उससे कहीं 12 रोटियां लगा दो तो वो 13 या 14 लगाएगा, क्योंकि अक्सर बेकरी में ना चीजें खराब बहुत होती हैं। आपने बेकरी का हमेशा रिव्यू देखा होगा कि बेकरी में मटेरियल खराब बहुत होता है। अगर आपने केक बनाया तो देखिए बहुत सारा वेस्ट मटेरियल चला जाता है। तो बेकर डजन का मतलब है 12 से ज्यादा, तो 12 से ज्यादा तो कितना भी हो सकता है, तो 13 कहा गया। आई ऑर्डर्ड अ डजन कुकीज बट द बेकरी गेव मी अ बेकर डजन, आ गया समझ। मैंने तो 12 मंगाई थी लेकिन 13 आ गई, अब बेकर्स डजन आ गई। बेगर्स कांट बी चूजर्स, बहुत अच्छा मुहावरा है, डेली लाइफ में अक्सर यूज किया जा सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा जरूरत में और आपकी कोई मदद कर दे तो आप चॉइस थोड़ी बताते हो, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आप कह सकते हो कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, मतलब व्हेन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन वन कैन नॉट अफोर्ड टू बी पिक। आपके पास चॉइसेस नहीं होती, यू आर, मतलब एक, ऐसे कहते हैं ना कि सरकार तेल दे तो आदमी पल्ले में न ले ले, यानी कि वो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। I wanted the blue shirt, but they only had red. Beggars can't be choosers. मुझे नीली चाहिए थी, उनके पास लाल है, but I cannot afford that one. So beggars can't be choosers. जो मिल जाए वो पहन लो, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट है behind the 8 ball. Behind the 8 ball in a difficult और advantageous position. ठीक है। इसका एक तो देखो, जो वो खेलते हैं ना, पूल खेलते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस रहता है कि 8 बॉल है, यानी कि स्ट्राइक स्ट्रोक्स खत्म हो जाते हैं और हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कहते हो कि ना डिफिकल्ट और डिसएडवांटेजियस पोजीशन होगा। तो आपने कहा आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन ही फाउंड हिमसेल्फ बिहाइंड द 8 बॉल्स, आगे समझ।
कि पहली सारी की सारी डेडलाइंस मिस कर दी, तो अब क्या होगा, यू विल बी बिहाइंड द 8 बॉल, तो आप 8वीं बॉल पे पहुंच जाओगे। तो वही होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ब्लो ऑफ स्टीम मतलब टू डू समथिंग टू रिलीव स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन, कुछ ऐसा करना जो आपकी फ्रस्ट्रेशन और रिलीफ को कम कर दे, जो आपकी किसको बेटे, स्ट्रेस को कम कर दे। आपने कहा आफ्टर ए स्ट्रेसफुल वीक ही वेंट फॉर अ रन टू ब्लो ऑफ सम स्टीम, मतलब कि क्या करने गया, कि रिलीव करने के लिए, जो आपके स्ट्रेस को कम कर दे। तो आफ्टर ए स्ट्रेसफुल वीक ही वेंट फॉर अ रन टू ब्लो ऑफ सम स्टीम, कि भाई थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कुछ मतलब वो ये कि बात ले लेते हैं, ठीक है, आराम कर लेना। बेबीज इन द वुड क्या होता है, बड़ा अच्छा है, बेबीज इन द वुड। अब बेबीज मतलब सॉरी, बेब्स इन द वुड मतलब बेब्स क्या है, इंसान, पीपल हु आर नेव और इनएक्सपीरियंस, मतलब बेब्स कहते हैं ना ऐसे बच्चों को जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिनको अभी पता नहीं है, ठीक है, स्पेशली इन डेंजरस सिचुएशन, मतलब बेब्स इन द वुड। और द वुड मतलब क्या होता है, द वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट में इनोसेंट बच्चे चले जाएं जिन्हें एक्सपीरियंस ना हो, तो आप क्या कहेंगे, पीपल हु आर नेव, जो नए नए हैं और इनएक्सपीरियंस्ड हैं, स्पेशली इन अ डेंजरस सिचुएशन, कि होता है ना कहीं बड़ी बुरी सिचुएशन है, नए नए बच्चे, तो आप कहोगे बेब्स इन द वुड, यार तुम तो बेकार में फंस गए बच्चे हो। द इंटर्न्स फेसिंग देयर फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट वर लाइक बेब्स इन द वुड, मतलब इंटर्न्स फेस करें देयर फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट वर लाइक बेब्स इन द वुड, ऐसा लग रहा है कि नए नए बच्चे बेकार में फंस गए। नेक्स्ट, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन ये क्या होगा, टू स्टार्ट ओवर फ्रॉम द बिगिनिंग, बेटा मतलब क्या कहते हैं, बैक जैसा था ना, बैक टू द बोर्ड, याद आ रहा है, बैक टू द बोर्ड, ठीक है, तो वही होता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोबारा से आते हैं, या फिर आपने कहा बैक टू स्क्वायर वन, दोबारा शुरू करते हैं जहां से शुरू किया था। व्हेन द डील फेल थ्रू वी वर बैक टू स्क्वायर वन इन आवर सर्च फॉर इन्वेस्टर्स, जैसे ही डील खराब होगी तो हम दोबारा से वहीं आगे बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि चलो दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, अपनी सर्च को शुरू करते हैं, किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। बैड सैस टू, बैड सैस टू, सैस मतलब वैसे तो टैक्स होता है, अ काइंड ऑफ टैक्स होता है। A wish of misfortune or bad luck on someone, a wish of misfortune और bad luck on someone, मतलब bad says to किसी के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, बैड सेस बुरे टैक्सेस। तो मिसफॉर्चून और बैड लक कौन होगा, बैड सेस टू हिम फॉर कॉजिंग सो मच ट्रबल इन द फैमिली, ये उसके लिए क्या था बेटा, मिसफॉर्चून था, फॉर कॉजिंग सो मच ट्रबल इन द फैमिली, और इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब फैमिली को भी बहुत ट्रबल फेस करना पड़ा। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है पूरी तरीके से, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स कंप्लीटली, पूरे सामान के साथ में, ठीक है। दे लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज नॉट इंटेंडिंग टू रिटर्न, वापस आने का कोई मतलब नहीं है। दे लेफ्ट द सिटी, ये याद रखना, विद बैग एंड बैगेज कभी नहीं होगा, ये एक एडवर्ब होती है। तो दे लेफ्ट द सिटी हाउ, कंप्लीटली बैग एंड बैगेज, कभी कभी आ जाता है दे लेफ्ट द सिटी विद बैग एंड बैगेज, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना दे लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज ही होगा, विद बैग एंड बैगेज नहीं होगा। बनाना रिपब्लिक क्या होती है, बनाना रिपब्लिक आपने अक्सर सुना होगा, शायद पॉलिटी पढ़ते हुए, और कई सारी मूवीज में भी डायलॉग बोला गया है। अ स्मॉल अनस्टेबल कंट्री typically in Central America are dependent on a single export, dependent on a single export or the influence of foreign powers, मतलब बनाना रिपब्लिक आप ऐसे समझ लो कि एक ऐसा देश है जहां दूसरे देश की बहुत ज्यादा चलती है, अपनी सत्ता में कोई बहुत ज्यादा दम नहीं है, और दूसरे लोगों का जो डिपेंडेंट हो ना, एक्सपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो द करप्शन इन देयर गवर्नमेंट मेड देम लुक लाइक अ बनाना रिपब्लिक, अगर किसी देश में बहुत ज्यादा करप्शन फैल जाए तो वहां का जो देश है उस गवर्नमेंट के ऊपर दूसरी देश की गवर्नमेंट अपना मतलब तानाशाही चलाना शुरू कर देंगे, तो वो देश क्या बन जाएगा, बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तो ये 10 मुहावरे थे, इनमें से कोई ना कोई मुहावरा ऐसा रहा होगा जो आपको अच्छा लगा हो, तो उसे आप अपना वर्ड ऑफ द डे यानी कि मुहावरा ईडियम ऑफ द डे बना सकते हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो दे विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, और वीडियोस को लाइक और शेयर करते चले जाएं। यह है आपका अपना डिजिटल बेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स, जहां आपको मिलता है एआई स्टडी प्लानर, एक ऐसा स्टडी प्लानर जहां आप अपनी सक्सेस का रोड मैप बना सकते हैं, यानी कि आप अपने टाइम के हिसाब से अपने कार्ड्स को कैलकुलेट करके अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं।
आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज जो स्पेशली आपकी डिमांड के हिसाब से बनाए गए हैं। कोर्स होंगे, डिटेल्ड प्रैक्टिस होगी, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट मॉड्यूल, टारगेट ट्रैकिंग होगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं 3400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और ये आपको मिलता है हेल्पलाइन नंबर जहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो उससे अलग बात करते हैं हैंड रिटन नोट्स की, तो आपको टॉपर्स के द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं जो कंप्लीटली यूपीएससी सीडीएस के नोट्स हैं और कंप्लीट ओटीए नोट्स हैं। आप सब्जेक्ट के इंग्लिश, जीएस और मैथ्स के नोट्स भी ले सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्री मिलते हैं, डेली क्विजेज आपको फ्री मिलती हैं, करंट अफेयर्स आपको फ्री मिलता है, वीकली मंथली एमसीक्यूज और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलती है। और ये सब कुछ शुरू हो जाता है सिर्फ 99 रुपीज से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। आप हमें फॉलो करते चले जाएं, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप हमें यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।